तिवारी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 7 के विज्ञान का 5वां अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे दैनिक जीवन में हमारे आसपास कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है? मैग्नीशियम के फीते का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से किस प्रकार कॉपर का निक्षेप कर देता है? रासायनिक परिवर्तनों में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं? हमारे वायुमंडल में ओजोन स्तर का महत्व क्या है? लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? क्रिस्टलीकरण क्या है? तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आप ऐसे 10 परिवर्तन की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। चलिए भौतिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कागज काटने के बाद भी कागज ही है और काटने से पहले ही वह कागज ही था, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो चलिए एक और क्रियाकलाप द्वारा भौतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप: अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्र कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण या पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, बना सकते हैं। एक और क्रियाकलाप द्वारा हम समझेंगे कि आखिर भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे में हिमकारी मिश्रण, बर्फ और नमक रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा? तो इसका उत्तर होगा हाँ। हिमकारी मिश्रण में बर्फ फिर से ठोस बनने की
कोशिश करेगा। तो बच्चों, एक और क्रियाकलाप द्वारा हम भौतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई दे रही है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, दिखाई दे रही है। बच्चों, चलिए एक और क्रियाकलाप द्वारा हम भौतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? हाँ, वापस आ जाता है। क्रियाकलाप 5.1 5.2 में आपने देखा कि कागज और चौक के आमाप या साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। याद रखिए, पदार्थ के आकार, अमाप या साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक यानी बाहरी गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, याद रखिए, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय यानी पीछे की अवस्था में फिर से वापस चले जाना होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बच्चों, हमने जान लिया भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन होते हैं, लेकिन कोई भी नया पदार्थ का जन्म नहीं होता है। उसे हम भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं, यानी पदार्थ का बाहरी रूप से परिवर्तन हो जाना। तो बच्चों, चलिए अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लान आदि के लोहे, दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग हर कोई वस्तु जो खुले में रखी है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा, जैसा आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। याद रखिए बच्चों, जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ यानी लोहा से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें
जिनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे। चलिए जानते हैं वो बातें आखिर क्या हैं। बच्चों, आप प्राकृतिक अम्ल, कृत्रिम अम्ल के बारे में जान चुके हैं। अब इसे आपको फॉर्मूला के साथ याद रखना है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। पिछले अध्याय में आपने कई नाम जाने हैं। कृत्रिम अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। याद रखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। प्राकृतिक क्षार सेब, खरबूज, केला, खजूर है और कृत्रिम क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं। अम्ल तथा क्षार प्रतिक्रिया कर लवण, जल तथा ऊष्मा निर्गत करती है। धातु, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। इसी तरह से अधातु भी हैं। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O2, कार्बन C। याद रखिए, धातु एवं अधातु के गुण विपरीत होते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, वहीं अधातु अधातु ऑक्साइड बनाती है। याद रखिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 5.6 द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है। सबसे पहले यहाँ आपको एक चेतावनी दी गई है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। याद रखिए बच्चों, मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरे को रेगमाल से साफ कर दीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाइए। यह चमकदार सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म या पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह एक नया पदार्थ है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम, जो कि एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ यह विक्रिया करता है। और आपने जाना कुछ देर पहले, धातु ऑक्सीजन के साथ विक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और यहाँ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी प्रकृति है क्षारीय। याद रखिए। और क्षार में लिटमस पेपर कौन सा रंग प्रदान करता है, यह भी आपको पता है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाइए। मिश्रण को लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय? तो बच्चों, आपने जाना धातु के ऑक्साइड पर नम लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है,
यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है और क्षारीय ऑक्साइड एक ऑक्साइड है जो पानी के साथ मिलकर एक क्षार बनाता है। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित परिवर्तन के द्वारा लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक क्षार है, वह जल के साथ विक्रिया करता है H2O यानी जल। तो क्या बनाएगा? आपने कुछ देर पहले ही जाना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो क्षारीय ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलकर क्षार ही निर्माण करता है। याद रखिए, ये एक क्षार है। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो बच्चों, एक और क्रियाकलाप द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन में किस प्रकार नए पदार्थों का निर्माण होता है। हालांकि यह एक विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप 5.7 कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा घोल लीजिए कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील जो कि आयरन का बना होता है अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। आप देखेंगे कि विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। कॉपर सल्फेट का विलयन जब दिया गया जो कि नीला कलर को दिखा रहा था और आयरन या कोई ब्लेड देने के बाद आयरन सल्फेट यह हो चुका है, इसका नीला रंग हरा हो गया है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो हाँ, दिखाई देता है। वह हरा हो चुका है। कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? याद रखिए बच्चों, आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। कील, लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 और नीला थोथा जिसे हम कह रहे हैं, उनमें हमने डाला लोहा तो निकल कर आया आयरन सल्फेट विलयन यानी FeSO4 जो कि हरा हो गया और कॉपर हमें निक्षेप के रूप में दिखाई दिया। याद रखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट एक लवण है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर उसके साथ
H2SO4 मिलाया गया और लोहा भी मिलाया गया। तो इसमें क्या हुआ? विस्थापन प्रक्रिया संपन्न हुई और विस्थापन प्रक्रिया में ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के घोल में क्या किए? उसे विस्थापित कर देते हैं। याद रखिए, यहां पर आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। आयरन जो काफी क्रियाशील पदार्थ है कॉपर की तुलना में, इसीलिए आयरन यानी लोहा ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। बच्चों, इस विस्थापन प्रक्रिया के बारे में आप ऊंचे क्लास में और अच्छे से जान पाएंगे। बच्चों, एक और क्रियाकलाप द्वारा रासायनिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए यानी विनेगर लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। क्या परिवर्तन होता है? चलिए जानते हैं। सिरका यानी एसिटिक अम्ल, उसके साथ खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी यह एक अम्ल हुआ सिरका और खाने का सोडा एक क्षार हुआ। तो अम्ल के साथ जब क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है बच्चों? आपको पता है, बनता है नमक और जल और ऊष्मा बाहर निकलती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है और दूसरे भी पदार्थ हैं। याद रखिए, इस प्रक्रिया में सोडियम एसीटेट जो कि एक नमक है CH3COONA बाहर निकला है नमक के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी निकला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख पा रहे हैं CO2 और चूने का पानी। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है और चूने का पानी एक क्षार है। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो बना CaCO3 वह एक नमक जैसा पदार्थ है और जल भी निर्माण हुआ। और याद रखिए, अम्ल के साथ क्षार की प्रतिक्रिया होने के साथ पदार्थों के नए पदार्थों का निर्माण तो होता है और साथ ही ऊष्मा भी निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाला भस्म एक नया पदार्थ था। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरिका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी।
जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया गया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो इस अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना था वह कैल्शियम कार्बोनेट बना था, CaCO3। अब हमें याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन का हमारे जीवन में किस प्रकार योगदान है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योदय उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। तो बच्चों, आपने जाना कि आखिर रासायनिक परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या योगदान है। अब हम जान लेंगे रासायनिक परिवर्तनों में किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषण होना। दूसरा, ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, यानी जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप इतनी सारी घटनाएं हो सकती है। बच्चों, याद रखिए, आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसके अलावा पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एक और उदाहरण को हम समझेंगे। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होने के साथ ही एक नई दुर्गंध का भी जन्म होता है, जैसा आपने कुछ देर पहले पढ़ा। अब हम जान लेंगे ओजोन स्तर के बारे में। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, सुरक्षात्मक आवरण। आपने
वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेज। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। इस प्रकार ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो बच्चों, चलिए हमारे दैनिक जीवन में होने वाले एक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ भी दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने का कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर बूझो कि मन में एक सवाल आता है। चलिए उसे जानते हैं। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप या पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कच्चे सामग्री को लेकर पौधे एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आपने यह पढ़ा होगा। पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल बच्चों, पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पाचन में जटिल पदार्थों का विघटन होकर सरल पदार्थ में वे बन जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। आपने पढ़ा था बच्चों, याद कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 4 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, क्योंकि उदासीनीकरण में ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्योंकि अम्ल और क्षार जब विक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो एक दूसरे की प्रकृति को नष्ट कर देते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। अब हम जान लेंगे लोहे में जंग लगना के बारे में। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक इत्यादि का ढांचा बनाने और कई अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने का कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से देखिए बच्चों। आयरन यानी लोहा, संकेत Fe, ऑक्सीजन यानी O2 जो कि उसे वायु से मिलती है। इसके अलावा जल या नमी, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो जंग का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो बच्चों, आपको यह बताना है कि आखिर यह आयरन ऑक्साइड की
प्रकृति कैसी होती है। याद रखिए, इस आयरन ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, याद रखिए, वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। अब हम जानेंगे जंग की रोकथाम कैसे की जाती है। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है ये गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रम आखिर क्या होता है। आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो बच्चों, क्या आपको पता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ और किन किन पदार्थों को मिलाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे जंग नहीं लगती है। तो बच्चों, अब हम क्रिस्टलीकरण के बारे में जान लेंगे। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक या लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो बच्चों, चलिए क्रिस्टलीकरण को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी दी गई है। केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप 5.9। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए।
जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो, यानी विलयन को संतृप्त कर दीजिए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें। कुछ समय के बाद आप विलयन को देखिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।